दोस्तों, किशोर टीचर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि आप सी-टेट, बी-टेट या किसी भी तरह की टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल किशोर टीचर एकेडमी से जुड़ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कर दें ताकि हमारा नेक्स्ट आने वाले वीडियो आपको मिलता रहे। चलिए बिना देरी किए आज का इस प्रश्न को लेते हैं। डियर गाइज, आज की इस वीडियो में सीडीपी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को लिए हैं जो सी-टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना। चलिए बिना देरी किए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू किया हूं। एक मिनट, थोड़ा कलर चेंज कर लो। तीसरा है अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे। ऑप्शन है एक में कुछ भी नहीं सीख सकते, दूसरा अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं, तीसरा है बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उसकी बुद्धि लब्धि कम होती है, चौथा है बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं। बताइए। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे के बारे में बताना है। तो यहाँ पर जो है अधिगम, यहाँ पर बहुत सक्रिय होते हैं लेकिन उसकी बुद्धि कम होती है। यहाँ पर ये नेगेटिव वाला आ गया। बहुत बुद्धिमान तथा परिपक्व होते हैं, ऐसा होता है क्या? अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे बहुत बुद्धिमान और परिपक्व होते हैं? नहीं। यहाँ पे कुछ भी नहीं सीख सकते, ऐसा होता है कि अधिगम निर्योग्यता वाले कुछ भी नहीं सीख सकते? ये भी गलत है, सीख सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। अधिगम निर्योग्यता वाले बच्चे जो है अधिगम के कुछ पक्षों से संघर्ष करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट है। चलिए नेक्स्ट है चौथा, खाली जगह है प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था कहा जाता है। यहाँ पे प्रतिद्वंदात्मक है। ऑप्शन है शैशवावस्था को, दूसरा है बाल्यावस्था को, तीसरा किशोरावस्था को, चौथा प्रौढ़ावस्था को। बताइए प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था किसको कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बाल्यावस्था को। क्योंकि बाल्यावस्था में बच्चे विद्यालय जाना शुरू करते हैं तब उसका जो है सामाजिक दायरा बढ़ जाता है, जिससे जो है इस आयु में जो है बालक और बालिकाओं में एक दूसरे से अलग रहने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए इस अवस्था को प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 5 का। निचली कक्षाओं में बच्चे विभिन्न प्रकार की खेल क्रियाओं में अपने खिलौने को दूसरे के साथ मिल बांटकर खेलते हैं। इससे बच्चे में समाजीकरण की किस प्रक्रिया का विकास होता है? बताइए। ऑप्शन है
एक, शारीरिक शिक्षा पर आधारित कार्यक्रमों का। दूसरा, विभिन्न प्रकार की शिक्षण पद्धतियों का। तीसरा, एकता एवं सहयोग की भावनाओं का। चौथा, अहम तथा उच्च निष्ठा की भावना का। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ पर जो है बच्चे जो है विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में अपने खिलौने को एक दूसरे से बांट रहा है, नहीं तो बच्चे एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलते हैं तो उसमें एकता एवं सहयोग की भावना पनपती है। अतः इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, एकता एवं सहयोग की भावनाओं का विकास होता है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 का, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उसमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार बताना है। ऑप्शन है, एक, इंद्रिय जनित गामक अवस्था। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। चौथा है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जो है के 4 जो है अवस्था बताए हुए थे, नहीं इसमें जो है इंद्रिय गामक अवस्था, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था तथा अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था बताए थे। तो यहाँ पर बच्चे जो है वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है। किस अवस्था में? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। चलिए नेक्स्ट है 7 का, निबंधनात्मक प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए विद्यार्थियों को इस बात की छूट होती है कि वे शब्दावली, लंबाई, संयोजन और अपने तरीके से कर सके। ऐसे प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? जी हाँ, निबंध लिखने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है, बच्चों की वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता की जांच करना। ऑप्शन नंबर 2 है, बच्चों में तथ्यों के संगठन की जांच करना। तीसरा है, बच्चों का भाषाओं में लिखने की जांच करना। चौथा है, बच्चों में निवर्तनात्मक की जांच करना। कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आप लोग कमेंट कर बताइए जल्दी। बच्चे निबंध लिख रहे हैं तो निबंध प्रश्न का उत्तर 1 या 2 पृष्ठों में हो सकता है, नहीं जो निबंध होता है वो 1-2 पृष्ठों में होगा। इन प्रश्नों का उद्देश्य बच्चों का भाषाओं में लिखने का परीक्षण करना होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर तीसरा सही है, बच्चों के भाषाओं में लिखने की जांच करना, यही निबंध लिखने के लिए मुख्य उद्देश्य यही होता है निबंध का। चलिए आगे है 8 का, वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? ये हमको निगेटिव वाला बताना है। ऑप्शन है, बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर देना। दूसरा है, बालक के मनोविज्ञान को समझना। तीसरा है, बालकों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान के अवगत कराने पर जोर देना। चौथा है, बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। यहाँ बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 1 में बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, ये तो बात है ही विशेषता। बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी है। बालकों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत करा देना, क्या ये है?
चौथा है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना है। ये है समस्या को दूर करना, है तो सही है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 जो है बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है, बालकों को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना। वैसे भी केवल नेगेटिव टैग वर्ड है और बालक को जो है केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराना जो है ये बाल केंद्रित शिक्षा का विशेषता नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, एक बालक जिसकी आयु 15 वर्ष है उसकी मानसिक आयु 18 वर्ष और है तो आप उसकी बुद्धि लब्धि होगी, बुद्धि लब्धि ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर 9 का है बुद्धि लब्धि आईक्यू। आईक्यू बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, वास्तविक आयु गुने 100। मानसिक आयु गुने वास्तविक आयु बटे 100 होता है। तो यहाँ पर मानसिक आयु है 18, मानसिक आयु है 18, वास्तविक आयु है 15, तो 18 बटे 15 गुने 100 कर देना है। कैसे हो जाएगा? 5 या 15, 5 या 15 3, अब 20 पंचे 100। सॉरी यहाँ पे घास फंस हो रहा है इसलिए आप सही से लिखते हैं। क्या आता है इसको 18 बटे 15 गुने 100। मानसिक आयु 18, वास्तविक आयु 15 है गुने 100, तो 5 तिहाई 15, 20 पंचे 100, 6 तिरी 18, 6। अब 6 में 20 से गुना करेंगे तो 6 दूनी 12, 120, 120। तो 120 क्या है? ऑप्शन नंबर 3। तो इसी का ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये तुम्हारा आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, निम्नलिखित में से किस कथन से बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है? बुद्धि एवं बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। ऑप्शन है व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है। दूसरा है बुद्धि परीक्षणों द्वारा प्रत्येक छात्र के सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है। तीसरा है अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो। चौथा है उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? ऑप्शन को फिर से पढ़ते हैं। व्यावसायिक मार्गदर्शन में बुद्धि परीक्षण की भूमिका अहम होती है, ये बात बिल्कुल सही है। बुद्धि परीक्षण द्वारा प्रत्येक छात्र की सही उन्नति के मार्ग को प्रशस्त किया जाता है, बिल्कुल राइट है। अनुसंधान के विभिन्न घटकों का चयन करना होता है, तो बुद्धि भी एक आधार होता है ताकि कम से कम त्रुटि हो, बिल्कुल सही है। उपरोक्त सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण के महत्व का पता चलता है। इन सभी कथनों से बुद्धि परीक्षण का पता चलता है, अतः ऑप्शन नंबर 4 राइट है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 11 का, आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? ऑप्शन है अलग अलग छात्रों की तुलना करने से
दूसरा है छात्रों को बुद्धिमान या औसत छात्र की उपाधि देने से। तीसरा है शैक्षिक और सह शैक्षिक छात्रों में छात्रों को सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने से। चौथा है फीडबैक देने के लिए तकनीकी भाषाओं का प्रयोग करने से। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पर कह रहा है शिक्षक को निम्नलिखित में से किसके प्रति सचेत रहना चाहिए? शिक्षक को इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, शैक्षिक और सह शैक्षिक क्षेत्रों में छात्रों के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का उपयोग करने से। नहीं, यहाँ पर विविध तरीकों का उपयोग कर करके जो है शिक्षक जो है छात्रों को जो है क्रिएटिव बना सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर राइट। तीसरा नेक्स्ट प्रश्न है 12 का, निम्नलिखित सीखने के सिद्धांत में से कौन से सिद्धांत प्रतिपादक थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादित नहीं है? थॉर्नडाइक का द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया है। ऑप्शन है तत्परता का नियम, दूसरा है प्रभाव का सिद्धांत, तीसरा है अभ्यास का सिद्धांत, चौथा है सीखने का प्रबलन सिद्धांत। बताइए थॉर्नडाइक का नहीं है, थॉर्नडाइक का नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया है जो जीवन प्रयत्न चलती रहती है। यह सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक ने दिया था। नहीं, तो थॉर्नडाइक का जो नहीं है तत्परता का सिद्धांत है, प्रभाव का सिद्धांत है, यहाँ पर अभ्यास का सिद्धांत भी है। नहीं, सीखने का प्रबलन का सिद्धांत, ये सिद्धांत थॉर्नडाइक साहब का नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। यहाँ पे निगेटिव भी पूछ रहा था कि क्या नहीं है, तो सीखने का प्रबलन सिद्धांत ये थॉर्नडाइक साहब का नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है 13 का, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो कथन दिया है इसमें कौन सा सत्य है? ऑप्शन है स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, दूसरा है पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, तीसरा स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुष की अपेक्षा अधिक होती है, चौथा है पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? सत्य कथन को पहचानना है। पुरुषों की गत्यात्मक योग्यता स्त्रियों की अपेक्षा कम होती है, होता है, ये कहना गलत है। स्त्रियों में गणित तथा तर्क की योग्यता पुरुषों की अपेक्षा अधिक होती है, ये भी कहना गलत है। पुरुष सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, ये भी कहना गलत है कि पुरुष ही जो है हमेशा सुझावों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है, स्त्रियां नहीं होती, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये तीनों जो है अगर गलत है ऑप्शन है तो ऑप्शन नंबर 1 स्त्रियों का स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है, ये सही है। स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। यहाँ पर
ये भी मुझे जो है सही नहीं लग रहा है कि इस यहाँ पर स्त्रियों का हस्तलेख पुरुषों की अपेक्षा अच्छा होता है। ऐसा करना ये तुलनात्मक प्रश्न है, ये भी सही नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर 13 को रहने दीजिए, क्योंकि इसमें मुझे ये क्वेश्चन मुझे सही नहीं लग रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। फोर्टीन का आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षकों को कौन सा कार्य करना चाहिए? ऑप्शन है शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। दूसरा है शिक्षार्थियों के बीच तुलना करना। तीसरा है शिक्षार्थियों के बारे में नकारात्मक बयान देना। चौथा है शिक्षार्थियों को मंद, कमजोर, बुद्धिमान आदि के रूप में वर्गीकृत करना। प्रश्न है आकलन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों में काफी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्न में से कौन सा कार्य करना चाहिए? कौन सा कार्य करना चाहिए? शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर सीख सके। बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर 1 राइट है। देखिए जो है शिक्षकों का ये पहला दायित्व होता है कि शिक्षार्थियों को फीडबैक उपलब्ध कराना ताकि वे बेहतर ढंग से कार्य कर सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 14 का व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले किया था। ऑप्शन है जेम्स ड्रेवर, दूसरा है ट्वायलर, तीसरा है स्किनर, चौथा है गाल्टन। बताइए व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने का प्रयत्न सबसे पहले कौन किया था? सबसे पहले वाला बताना है, व्यक्ति भिन्नता वाला। क्या जेम्स ड्रेवर किया था? नहीं। टॉयलर? नहीं। स्किनर? नहीं। यह गाल्टन। गाल्टन जो है सबसे पहले व्यक्ति भिन्नता के बारे में समझने का प्रयास किया था, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 16 का शिक्षार्थियों की उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? शिक्षार्थियों के मूल्यांकन, यहाँ मूल्यांकन से हमेशा प्रश्न बनता रहता है, इसलिए इस क्वेश्चन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्रदान करना, दूसरा है ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना, तीसरा है तुलनात्मक मूल्यांकन, चौथा है उपरोक्त सभी। क्या करना चाहिए? शिक्षार्थियों के उपलब्धि के मूल्यांकन के लिए सबसे बेहतर तरीका क्या हो सकता है? यहाँ पर प्राप्तांकों के आधार पर श्रेणी प्राप्त करना ये सही नहीं है। ग्रेडिंग का प्रयोग करना ये भी सही नहीं है। जब दो को सही नहीं है तो उपरोक्त सभी तो सही होबे नहीं करेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 राइट है, तुलनात्मक मूल्यांकन। इसके लिए कई ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग छात्र की उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सबसे उत्तम होता है। ग्रेडिंग यहाँ पर सॉरी ऑप्शन नंबर 1 तुलना करना किसी को ये गलत है। ग्रेडिंग
ग्रेडिंग पद्धति का प्रयोग करना जो है मूल्यांकन के लिए सबसे अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं 17 का। अनुकरण एवं दोहराने की तीव्र प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था की ओर संकेत करती है? ऑप्शन है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वृद्धावस्था। अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाया जाता है? देखिए, बच्चा जो है अनुकरण कब करता है? जब बच्चा जो है क्या होता है 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है तब। तो शैशवावस्था ऑप्शन नंबर 1 सही है। शैशवावस्था जो 0 से 2 वर्ष के बीच में होता है। इस अवस्था में बच्चे जो है एक दूसरे के साथ अनुकरण करके ही सीखते हैं। यहाँ पर करा है एक दूसरे को अनुकरण करते हैं और दोहराते हैं नहीं, इसमें इसके द्वारा ये सीखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को लेते हैं 18 का। निम्नलिखित में से कौन सा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है? निगेटिव वाला बनाना है। ऑप्शन है याद रखने पर बल देने के बदले सीखने की प्रक्रिया पर बल देना। दूसरा है छात्रों को सीखने की प्रक्रिया में प्रवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना। तीसरा है अध्यापक एवं अध्ययन प्रक्रिया को शिक्षक केंद्रित कार्यकलाप बनाना। चौथा है सॉरी इसमें थोड़ा दिख नहीं रहा है, इसलिए थोड़ा आगे इसको करते हैं, इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों का क्वेश्चन पूरा दिख सके। चौथा है बोधात्मक, मनोप्रेरक, भावनात्मक और श्लोक विकास में सहायता करना। बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है? यहाँ पर व्यापक मूल्यांकन के बारे में कह रहा है और निगेटिव वाला ऑप्शन हमको बताना है। व्यापक मूल्यांकन का एक उद्देश्य नहीं है। याद करने पर बल देना, याद करना, रट्टा मारना, ये तो निगेटिव है। तो ऑप्शन नंबर हमको निगेटिव ही चुना था, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 राइट है। यहाँ पर निगेटिव वाला ही ऑप्शन चुना था और याद करना, रट्टा मारना जो ये सब निगेटिव टैगवर्ड है। इसमें छात्रों को सीखने की प्रक्रिया एवं परिवेश के बारे में उपयुक्त निर्णय लेना है तो बिल्कुल राइट है। अध्यापक एवं अध्ययन प्रक्रिया को शिक्षण केंद्रित क्रियाकलाप बनाना बिल्कुल राइट है नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लेता हूँ 19 का। एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यहाँ पे अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? ऑप्शन है 1 सभी छात्रों को समान शैक्षिक अवसरों को समानता। दूसरा है सभी उच्च जाति के बालकों से अलग करने की व्यवस्था करना। तीसरा है उनके प्रति नीची जाति के होने के भेदभाव करना। चौथा उसके प्रति केवल छुआछूत की भावना रखना। बताइए एक शिक्षक को अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? यहाँ पर जो है सबों के लिए शिक्षा, सभी छात्रों को समान अवसर देना बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे छात्रों को भेदभाव करना, अलग रखना नहीं, ये सब नहीं होता। छुआछूत की भावना ये सब जो है करना एक शिक्षक के लिए गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है 20 का। आप अपनी कक्षा में अधिगम को सरल बनाने के लिए दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ऐसी स्थिति में कक्षा के किन छात्रों को सबसे कम लाभ प्राप्त होगा? सबसे कम लाभ किन छात्रों को प्राप्त होगा?
ऑप्शन है जो पढ़ने में सामान्य दर के हैं, दूसरा है जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं, तीसरा है जो पढ़ने में निम्न स्तर के हैं, चौथा जो आंखों से अधिक देख पाते हैं। राइट, सबसे कम किसको लाभ होगा? आप दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं तो इसमें जो है सबसे कम लाभ किसको प्राप्त होगा? जो पढ़ने में उच्च स्तर के हैं। जो पढ़ने में उच्च स्तर का छात्र है उसको सबसे कम लाभ प्राप्त होगा। बाकी बात जो पढ़ने में सामान्य है, जो निम्न स्तर के है, उसको जो है इससे अधिक लाभ होगा, और जो पढ़ने में उच्च स्तर के है उसे कम लाभ होगा, क्योंकि उसे अधिक जो है यहाँ पर जो है सरल बनाने, मतलब कम कठिन स्तर के प्रश्न नहीं हो रहेगा, यहाँ पर कम स्तर के प्रश्न रहेंगे। इसीलिए यहाँ पर जो उच्च पढ़ने में स्तर के छात्र है उसको जो है इससे कम लाभ प्राप्त होगा। इसी के साथ ही आज का ये क्लास खत्म होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आगे क्लास में कराया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि मेरा जो नेक्स्ट आने वाला वीडियो है आपको मिलता रहे। धन्यवाद।